अध्याय 7 1667 to 1670. मुगल दक्कन की स्थिति 1667 दिसंबर 1666 में आगरा से स्वदेश लौटने पर शिवाजी ने दक्कन की राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह से बदला हुआ पाया। मुगल वायसराय जयसिंह अब मराठों पर अपनी पूर्व सफलता को दोहराने की स्थिति में नहीं थे। उम्र, परिश्रम, नियुक्ति और घरेलू चिंताओं से थके हुए बीजापुर पर अपने आक्रमण की विफलता से अपने स्वामी की नजरों में बदनाम और हर दिन अपने पद से हटाए जाने की आशंका के साथ मिर्जा राजा अपनी कब्र की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। मई 1667 में नवनियुक्त राज्यपाल राजकुमार मुअज्जम औरंगाबाद पहुंचे और जयसिंह को उनके पद से मुक्त कर दिया। राजपूत योद्धा अत्यधिक मानसिक पीड़ा और सार्वजनिक अपमान की भावना के साथ अपनी घर वापसी की यात्रा पर निकल पड़े और 2 जुलाई को बुरहानपुर में रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। कमजोर और आलसी मुअज्जमा और मित्रवत जसवंत के दक्कन में सत्ता में लौटने मई 1667 से शिवाजी को मुगल पक्ष से सारा भय दूर हो गया। यह सच है कि इसके तुरंत बाद एक योग्य और सक्रिय सेनापति जो मराठों से अदम्य घृणा रखता था, मुगल खेमे में शामिल हो गया। अक्टूबर 1667 में दिलीर खान गोंड देश से राजकुमार मुअज्जमा के पक्ष में लौट आया, लेकिन इस प्रसिद्ध योद्धा के आने से साम्राज्यवादियों को कोई बल नहीं मिला। राजकुमार दिलीर के अपने पिता के दरबार में प्रभाव और प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करता था, उसकी अवज्ञाकारी भावना से नाराज था और उसे सम्राट का जासूस समझता था। अभिमानी रोहिला सेनापति ने राजकुमार के दाहिने हाथ और भरोसेमंद महाराजा जसवंत सिंह का सार्वजनिक रूप से अपमान किया। नहीं, यह दक्कन में मुगल सेना में कलह का एकमात्र स्रोत था। बीकानेर के सेनापति राव कर्ण राठौर दिलीर की टुकड़ी में एक अधिकारी थे। उनके निकम्मे बेटे अनूप सिंह ने शाही दरबार में अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए सम्राट को बीकानेर रियासत अपने अधीन करने के लिए प्रभावित किया। इस घटना की खबर सुनकर राव अपने कर्तव्यों के प्रति और भी अधिक लापरवाह हो गए और खान की इच्छाओं का उल्लंघन करने लगे। उनके राजपूत रात में शिविर में सामूहिक डकैती करते थे। क्योंकि उनकी जमीनें उनके बेटे को दे दी गई थीं, इसलिए उन्हें अपने घर से खर्च के लिए आवश्यक धन मिलना बंद हो गया था। यह साबित हो गया कि उनके सैनिकों ने कुछ गांवों को भी लूटा था। दिलीर खान ने सम्राट के सामने अपनी साख बचाने के लिए इस मामले की सूचना दरबार को दी और सम्राट ने जवाब में उन्हें आदेश दिया कि अगर राव ने फिर भी ऐसा ही किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। राव भाऊ सिंह हाड़ा के दरबारी प्रतिनिधि ने शाही पत्र की सामग्री के बारे में जानकर अपने स्वामी को इसके बारे में लिखा। जब दिलीर खान शिकार के बहाने राव कर्ण के शिविर के पास पहुंचा और उन्हें शिकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, तो राव कुछ राजपूतों के साथ उनके पास पहुंचे। भाऊ सिंह को उस सुबह दिलीर खान के राव काम के शिविर की ओर कूच करने की खबर मिली तो वे अपनी सेना के साथ तुरंत वहां पहुंच गए और राव कर्ण को दिलीर के पहरेदारों से सुरक्षित निकाल लिया। दोनों राव दिलीर की सेना से 24 मील पीछे औरंगाबाद की ओर चल पड़े। दिलीर खान का मुअज्जम और जसवंत के साथ तालमेल ठीक नहीं रहा। उसे दुश्मन को सजा देने के लिए बीदर भेजा गया, लेकिन दोनों राव राजकुमार के आदेश से औरंगाबाद में ही रुक गए। राजकुमार राव कर्ण की संकट की घड़ी में धन से मदद करते थे और उन्हें औरंगाबाद में बेकार बैठे रहने पर मजबूर करते थे। इस प्रकार दिलीर के दुश्मनों को मुअज्जम के पास एक आसान आश्रय मिल गया। दिलीर खान को बीदर भेजने के बाद राजकुमार ने शिकार करने और जानवरों की लड़ाई देखने के अपने स्वाभाविक शौक को खुलकर निभाया और शिवाजी को कुचलने का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन अगर दक्कन का वायसराय ज्यादा साहसी होता तो भी उसके लिए इस समय से कुछ वर्षों तक शिवाजी को कुचलने के प्रयास के लिए पर्याप्त सैनिक और धन जुटाना असंभव होता। अधिक गंभीर खतरों से निपटने के लिए साम्राज्य के संसाधनों को कहीं और केंद्रित करना पड़ा। शिवाजी के लाला से भागने के एक पखवाड़े के भीतर फारसी आक्रमण के खतरे से निपटने के लिए एक बड़ी सेना पंजाब भेजनी पड़ी और इस मुद्दे पर चिंता दिसंबर तक दूर नहीं हुई। लेकिन इसके तुरंत बाद मार्च 1667 में पेशावर में यूसुफजी विद्रोह हुआ, जिसने 1 वर्ष से भी अधिक समय तक शाही शक्ति पर दबाव डाला। इसलिए सम्राट का हित ऐसे समय में शिवाजी को परेशान न करने में था। शिवाजी का मुगलों के साथ शांति समझौता 1668। मराठा सरदार अपनी ओर से साम्राज्यवादियों के साथ युद्ध के लिए उत्सुक नहीं थे। आगरा से घर लौटने के बाद कुछ वर्षों तक वे बहुत शांति से रहे और मुगलों को कोई नया उकसावा देने से बचते रहे। वे अपनी सरकार को संगठित करने, अपने किलों की मरम्मत और आपूर्ति करने तथा बीजापुर और जंजीरा के सिद्दियों की कीमत पर पश्चिमी तट पर अपनी शक्ति को मजबूत और विस्तारित करने के लिए कुछ समय के लिए शांति चाहते थे। अप्रैल 1667 की शुरुआत में ही उन्होंने सम्राट को एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने शाही सेना के आतंक का दावा किया था, जिसके बारे में बताया गया था कि उसे उनके खिलाफ भेजा गया था और फिर से समर्पण करने और अपने बेटे के नेतृत्व में 400 सैनिकों की एक टुकड़ी मुगलों के झंडे तले लड़ने के लिए भेजने की पेशकश की थी।
और औरंगजेब ने इस पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया था। कुछ महीने बाद शिवाजी ने एक और प्रयास किया। उन्होंने साम्राज्य के साथ शांति स्थापित करने के लिए जसवंत सिंह से मध्यस्थ बनने का अनुरोध किया। उन्होंने महाराजा को लिखा, सम्राट ने मुझे त्याग दिया है, अन्यथा मैं अपने बिना सहायता वाले संसाधनों से कंधार को पुनः प्राप्त करने का कार्य याचना करना चाहता था। मैं अपने प्राणों के भय से आगरा से भाग गया। मेरे संरक्षक मिर्जा राजा का निधन हो गया है। यदि आपकी मध्यस्थता से मुझे क्षमा कर दिया जाता है तो मैं शंभू को राजकुमार की सेवा के लिए भेजूंगा और जहां भी आदेश दिया जाएगा मेरे अनुयायियों के प्रमुख के रूप में मनसबदार के रूप में कार्य करूंगा। जसवंत सिंह और राजकुमार मुअज्जम ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सम्राट से शिवा की सिफारिश की 9 मार्च 1668, जिन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस प्रकार शांति स्थापित हुई जो लगभग 2 वर्षों तक चली। सम्राट ने शिवाजी की राजा की उपाधि को मान्यता दी, लेकिन जहां तक हम अनुमान लगा सकते हैं, चाकन को छोड़कर उन्हें उनका कोई भी किला वापस नहीं किया। उदाहरण के लिए कलियान भिंडी मुगलों के हाथों में रहा। अगले 2 वर्षों तक शिवाजी मुगल सरकार के साथ शांति से रहे। 1668 के अंत और 1669 के अंग्रेजी कारखाना पत्रों में उनका वर्णन है। बहुत शांत और औरंगजेब के जागीरदार जो राजकुमार के आदेशानुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं, बीजापुर के साथ भी उनके संबंध शांतिपूर्ण थे। इस समय कारवार के आसपास का पूरा देश बहुत शांति में है। शिवाजी राजगढ़ में ही रहते हैं और यद्यपि अभी तक इस राजा आदिल शाह और उनके बीच कोई शांति स्थापित नहीं हुई है, फिर भी दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कोई भी शत्रुतापूर्ण कार्य करने से बचते हैं। इसके और भी बाद में 17 जुलाई 1669 को हुगली के अंग्रेज व्यापारी शिवाजी के बहुत शांत रहने और राजा के देश में हस्तक्षेप न करने की बात करते हैं। वास्तव में इन 3 वर्षों 1667 से 69 के दौरान वे बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण नियमों का एक समूह बनाने में व्यस्त थे, जिसने उनकी सरकार की व्यापक और गहरी नींव रखी और बाद में भी प्रशंसा का विषय बने रहे। युगों तक मुगलों के साथ हुए समझौते के अनुसार शंभूजी को प्रताप राव गुर्जर के अधीन 1000 घुड़सवारों की मराठा सेना के साथ औरंगाबाद स्थित वायसराय के दरबार में भेजा गया। उन्हें पुनः 5000 का सेनापति बनाया गया और 1 हाथी और 1 रत्नजड़ित तलवार भेंट की गई। उन्हें बरार में जागीरें दी गईं। उनकी आधी सेना औरंगाबाद में उनकी सेवा में रही, जबकि बाकी आधी सेना को राजस्व संग्रह में मदद के लिए नई जागीर में भेज दिया गया। कुछ महीनों बाद शंभू को उनकी कम उम्र के कारण अपने पिता के पास वापस जाने की अनुमति दे दी गई। 2 साल तक मराठा सेना जागीर में रही, मुगल शासन की कीमत पर अपना पेट भरते हुए, जैसा कि सभासद स्पष्ट रूप से कहते हैं। लेकिन यह शांति मूलतः दोनों पक्षों के लिए एक खोखला युद्ध विराम था। शिवाजी का इस संधि का एकमात्र उद्देश्य 3 महाशक्तियों के संयुक्त हमले की संभावना से खुद को बचाना और युद्ध से मिली इस राहत के दौरान अपनी ताकत पुनः प्राप्त करना था। औरंगजेब, जो अपने बेटों पर हमेशा शक करता था, मुअज्जम की शिवाजी के साथ दोस्ती को अपनी गद्दी के लिए एक संभावित खतरा मानता था और उसने गुप्त रूप से शिवाजी को दूसरी बार फंसाने या कम से कम उनके बेटे और सेनापति को बंधक बनाने की योजना बनाई। यह विच्छेद, जो किसी भी स्थिति में अपरिहार्य था, आर्थिक कारणों से हुआ। खर्चों में कटौती अब औरंगजेब के लिए एक जरूरी जरूरत बन गई थी और उसने दक्कन में मुगल सेना की संख्या में भारी कटौती करने का आदेश दिया। विघटित सैनिक शिवा की सेवा में लग गए, जिन्हें उनके लिए रोजगार ढूंढना पड़ा। शाही कंजूसी का एक और नासमझी भरा कदम यह था कि बरार में शिवा की नई जागीर का एक हिस्सा कुर्क कर लिया गया ताकि 1666 में दरबार तक की यात्रा के लिए उन्हें दिए गए 1 लाख रुपए वापस मिल सकें। इसकी खबर शिवाजी तक तब पहुंची जब उन्होंने अपनी सैन्य तैयारी पूरी कर ली थी। उन्होंने प्रताप राव को अपने आदमियों के साथ औरंगाबाद से भाग जाने का गुप्त संदेश भेजा। सेना का दूसरा हिस्सा उसी समय बरार से भाग गया, रास्ते में पड़ने वाले गांवों को लूटते हुए। जेढ़े क्रोनोलॉजी और छत्रप्रकाश पृष्ठ 68 अप्रत्यक्ष रूप से सुझाव देते हैं कि शिवाजी ने मंदिर के विध्वंस के विरोध में युद्ध को नवीनीकृत किया, जिस पर 1669 में औरंगजेब ने हमला किया था। हालांकि सभासद हमें बताता है कि औरंगजेब ने अपने बेटे को औरंगाबाद में मराठा एजेंटों प्रताप राव और निर्जी पंत को गिरफ्तार करने और उनकी सेना के घोड़ों को कुर्क करने के लिए लिखा था। राजकुमार, जिसने अपने दरबारी एजेंट से पहले ही इस आदेश के बारे में जान लिया था, ने इसे निर्जी को बता दिया और मराठों को भागने के लिए उकसाया, जबकि शाही आदेश 1 सप्ताह बाद आया, जब इसे लागू करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। युद्ध का नवीनीकरण 1670। मुगलों के साथ यह विच्छेद जनवरी 1670 में या 1 महीने पहले हुआ था। 11 दिसंबर 1669 को सम्राट को दक्कन से एक संदेश मिला जिसमें शिवा के वंश बिरादरी के 4 मराठा सरदारों के शाही सेवा से भाग जाने की सूचना थी।
औरंगजेब ने जल्द ही दक्कन में अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया। 26 जनवरी 1670 को दिलीर को एक आदेश भेजा गया कि वह गोंड प्रदेश के देवगढ़ को छोड़ दे और औरंगाबाद जल्दी पहुंचे। दाऊद खान को आदेश दिया गया कि वह अपने खानदेश प्रांत की रक्षा का प्रबंध करे और फिर राजकुमार मुअज्जम की सहायता के लिए जाएं। कई अन्य अधिकारियों को उत्तर भारत से दक्कन स्थानांतरित किया गया। अलग फिबारत वर्ष 12 शिवाजी ने बड़े जोश के साथ अपना आक्रमण शुरू किया और उन्हें तुरंत सफलता मिली। उनके घुमंतू दस्तों ने मुगल क्षेत्र को लूटा और उन्होंने कई किलों पर हमला किया, जिन्हें उन्होंने पुरंदर की संधि द्वारा औरंगजेब को सौंप दिया था। इनमें से अधिकांश किलों के कमान वाले शाही अधिकारी वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे गए। सम्राट को हर दिन ऐसे नुकसानों की खबर मिलती थी, लेकिन इनमें से कुछ स्थानों पर उनकी किलेबंदी की मजबूती और युद्ध सामग्री की प्रचुर आपूर्ति के कारण कब्जा नहीं किया जा सका। उनकी सबसे उल्लेखनीय सफलता जनवरी के अंत में कोंडाणा पर उसके राजपूत किलेदार उद्यभान से कब्जा करना था। कुछ कोली मार्गदर्शकों, जो उस जगह को अच्छी तरह जानते थे, की सहायता से एक अंधेरी रात में तानाजी मालुसरे अपने 300 चुने हुए मावले पैदल सैनिकों के साथ कालियन द्वार के पास कम खड़ी पहाड़ी पर रस्सी की सीढ़ियों के सहारे चढ़ गए और किले में घुस गए और वहां मौजूद सैनिकों का वध करते हुए आगे बढ़े। खतरे की घंटी बजी। अफीम के नशे में चूर राजपूतों को हथियारबंद होकर बाहर आने में कुछ समय लगा, लेकिन इस बीच मराठों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। सैनिक टुकड़ी ने जी जान से लड़ाई लड़ी, लेकिन मावले सैनिकों ने हर हर महादेव के नारे से उनकी पंक्तियों में तबाही मचा दी। दोनों सरदारों ने एक दूसरे को चुनौती दी और एक ही युद्ध में दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए। अपने नेता के पतन से निराश मराठों को उनके भाई सूर्यजी मालुसरे ने एकजुट किया, उनके सहायक सैनिकों के लिए कालियान गेट खोल दिया और किले पर पूर्ण कब्जा कर लिया। बाकी सब कत्लेआम था। 1200 राजपूत मारे गए और कई और पहाड़ी से नीचे भागने की कोशिश में मारे गए। विजेताओं ने घुड़सवार सेना की पंक्तियों की फूस की झोपड़ियों में आग लगा दी और आग की लपटों ने 9 मील दक्षिण में राजगढ़ में शिवाजी को सूचित किया कि किला ले लिया गया है। उन्होंने तानाजी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, क्योंकि यह किले के लिए बहुत बड़ी कीमत थी और इसे जीतने वाले शेरदिल के नाम पर इसका नाम सिंहगढ़ रखा। मार्च की शुरुआत में उन्होंने पुरंदर को पुनः प्राप्त किया और इसके किलादार रजीउद्दीन खान को पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने चंदोर गांव को लूटा, एक हाथी, 12 घोड़े और 100 रुपए जब्त किए। शाही खजाने से 40,000 रुपए लूटकर शहर में घुस गए और लूट लिया, जबकि शाही किलादार किले में बंद था। हालांकि एक जगह उसे घृणा का सामना करना पड़ा। माहुली का किला उत्तरी कोंकण में बंबई से 50 मील उत्तर पूर्व में सम्राट के लिए मनोहर दास नामक एक वीर और योग्य राजपूत के पास था, गौर जो शाहजहां के समय के राजा बिट्ठल दास का भतीजा था। शिवा ने फरवरी 1670 में इस पर कब्जा कर लिया और रात में अचानक हमला करने की कोशिश की। उसने अपने 500 आदमियों को रस्सी की सीढ़ियों के जरिए प्राचीर पर भेजा, लेकिन मनोहर दास, जो दिन रात सतर्क रहता था, दल पर टूट पड़ा, ज्यादातर आदमियों को मार डाला और बाकी को खाई में फेंक दिया। इसके बाद शिवाजी ने घेराबंदी हटाई, कल्याण भिंडी की ओर मुड़े और उसके थानेदार उजफ्त खान को मारकर और वहां की मुगल चौकी को खदेड़कर उसे पुनः प्राप्त कर लिया। सूरत से कंपनी 30 मार्च 1670 कोंकण के फौजदार लुदी खान मराठा सेनाओं के साथ युद्ध में घायल हो गए, दूसरी मुठभेड़ में पराजित हुए और अपने जिले से निष्कासित कर दिए गए। नांदेड़ के मुगल फौजदार अपना पद छोड़कर भाग गए। इस वर्ष 1670 के अंत में माहुली भी सम्राट के हाथों में चला गया। मनोहर दास श्रेष्ठ मराठा सेनाओं के एक और हमले को विफल करने के लिए किले की चौकी और रसद की अपर्याप्तता के प्रति सचेत थे और उन्होंने अतिरिक्त बल न मिलने की निराशा में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शिवाजी ने अवसर का लाभ उठाया और लगभग दिसंबर में माहुली पर अधिकार कर लिया। उसके नए सेनापति अलावर्दी खां और उसकी 200 सैनिकों की टुकड़ी को मार डाला। अप्रैल 1670 के अंत तक उन्होंने अहमदनगर, जुन्नार और परिंडा के निकट 51 गांवों को लूट लिया था। दक्कन में शाही प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास करने वाला एकमात्र अधिकारी दाऊद खान कुरैशी था, जो 1665 के जय सिंह के मराठा अभियान के दौरान दिलीर खान के बाद दूसरे स्थान पर था। खानदेश प्रांत को अपने बेटे के प्रभार में छोड़कर दाऊद खान 28 मार्च 1670 को अहमदनगर पहुंचा। 6 दिन बाद वह 7000 घुड़सवारों के साथ परनीर, जुन्नार और माहुली के पास घूम रहे शिव के सैनिकों को खदेड़ने के लिए निकल पड़ा। उन्होंने परनीर और जुन्नार को खाली कर दिया और उससे पहले ही पीछे हट गए, जबकि उसने इन दोनों चौकियों पर कब्जा कर लिया। इस बीच शिवाजी ने उस क्षेत्र में 3 मुगल किलों पर कब्जा कर लिया था और दाऊद खान उन्हें राहत देने के लिए जुन्नार से चला गया। लेकिन उसके वंश उसके वीर पुत्र हामिद और लुदी खान के नेतृत्व में के आगमन पर मराठों ने घेराबंदी हटा ली और भाग गए और मुगल अग्रिम टुकड़ी अपने मुख्य दल पर वापस आ गई। इसके तुरंत बाद ये दोनों अधिकारी एक टुकड़ी के साथ गए और एक पुराने किले को नष्ट कर दिया, जिसकी मराठे माहुली से 20 मील दूर सीमा पर मरम्मत कर रहे थे।
अप्रैल के अंत में दाऊद खान स्वयं महौली की ओर बढ़ा। सम्राट ने खुले दरबार में दाऊद खान की अपनी सेना की छोटी संख्या की परवाह किए बिना दुश्मन के देश पर आक्रमण करने के जज्बे की बहुत प्रशंसा की और इस तरह शिवाजी का ध्यान बंटाने में मदद की। गर्म मौसम ने स्पष्ट रूप से अभियान को जल्द ही समाप्त कर दिया। मुअज्जम और दिलीर के बीच झगड़ा। लेकिन दक्कन का मुगल प्रशासन शिवाजी का सामना करने की स्थिति में नहीं था। वर्ष 1670 के आधे समय तक यह अपने आप में एक गृहयुद्ध से गुजर रहा था। सम्राट के चिंतित और बार बार दिए गए आदेशों का पालन करते हुए दिलीर खान गोंड प्रदेश छोड़कर, जहां उसे स्थानीय सरदारों को दबाने में लाभप्रद रूप से लगाया गया था, दक्कन के लिए रवाना हो गया। 19 मार्च 1670 को नागपुर से प्रस्थान करते हुए उसे औरंगाबाद पहुंचने और 12 अप्रैल को राजकुमार की सेवा करने की उम्मीद थी। लेकिन उसके निकट पहुंचते ही वायसराय और उसके सेनापति के बीच पुराना झगड़ा फिर से शुरू हो गया। हम देख चुके हैं कि 1667 में दिलीर खान ने किस तरह असहमति जताई थी। इसलिए अब भी जब दिलीर कुछ दुश्मन हमलावरों का पीछा करते हुए औरंगाबाद से 26 मील पश्चिम में पाथरी पहुंचा लगभग 8 अप्रैल को और राजकुमार से उसकी सेवा करने का आदेश प्राप्त किया, तो उसे साक्षात्कार में जाने में डर लगा, कहीं ऐसा न हो कि राजकुमार उसे विश्वासघाती रूप से कैद कर ले या मार डाले। वह 2-3 बार राजकुमार से मिलने के लिए घोड़े पर सवार हुआ, लेकिन रास्ते से ही लौट आया और बीमारी का बहाना बनाकर कुछ दिन वहीं बिता दिए। इस अवज्ञाकारी कृत्य पर मुअज्जम और जसवंत ने बादशाह को पत्र लिखकर दिलीर खान पर विद्रोह का आरोप लगाया। खान ने पहले ही बादशाह के सामने राजकुमार की निंदा करते हुए कहा था कि वह शिवाजी के साथ मिलीभगत कर रहा है और उसने शाही प्रभुत्व की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया है, और यह पेशकश की थी कि अगर दक्कन में सेना की कमान 2 साल के लिए उसके दिलीर के हाथों में पर्याप्त आपूर्ति के साथ छोड़ दी जाए तो वह मराठा सरदार को कुचल देगा। तोपखाना और घेराबंदी सामग्री। इस समय औरंगजेब मुअज्जम के स्वेच्छाचारी आचरण, शाही कार्यों की उपेक्षा और आदेशों का पालन न करने से गंभीर चिंतित था। दक्कन में लोकप्रिय आवाज शिवाजी के हमलों के खुले दुस्साहस और आसान सफलता और राजकुमार की निष्क्रियता का कारण केवल मुअज्जम को मराठों के साथ गठबंधन करके अपने पिता की गद्दी हथियाने की राजद्रोहपूर्ण योजना बताकर बता सकती थी। इसलिए मार्च 1670 के अंत में सम्राट ने अपने चैम्बरलेन खान-ए-सामन इफ्तिखार खान को औरंगाबाद भेजा ताकि यह पता लगाया जा सके कि वास्तव में स्थिति क्या थी, क्या मुअज्जम वास्तव में राजद्रोह पर तुला हुआ था और शिवाजी के साथ उसके क्या संबंध थे। इस अधिकारी को अब दिलीर खान के खिलाफ राजकुमार के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था, और यदि पठान सेनापति वास्तव में दोषी पाया जाता था तो उसे किसी भी तरह से राजकुमार के सामने लाया जाए और वहां उसे राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करने को कहा। इफ्तिखार के भाई शाही दरबार के एक उच्च अधिकारी ने इस आदेश के बारे में जानकर दिलीर को गुप्त रूप से लिखा कि राजकुमार से मिलने जाते समय सतर्क रहें। इस संदेश ने दिलीर खान के भय और संदेह को और गहरा कर दिया। और औरंगाबाद पहुंचने के बाद इफ्तिखार दिलीर से मिलने और उसके आचरण के बारे में उसकी व्याख्या सुनने गया। जब उसने सेनापति का भय दूर करने की कोशिश की और शपथ ली कि राजकुमार की उपस्थिति में उसका कोई अपमान नहीं किया जाएगा, तो दिलीर ने उसे दरबार में अपने भाई का पत्र दिखाकर, जिसमें सम्राट के निर्देशों का उल्लेख था, उसे शर्मिंदा और चुप करा दिया। इसलिए इफ्तिखार दिलीर को केवल यह सलाह दे सका कि वह बीमारी का बहाना बनाकर राजकुमार से और अधिक समय तक दूर रहे और फिर वायसराय से साक्षात्कार या अनुमति लिए बिना ही वहां से चला जाए। इस प्रकार इफ्तिखार निस्संदेह दयालु इरादों से प्रेरित होकर दोहरे व्यवहार का दोषी बन गया। जैसा कि मुअज्जम की सेवा में एक अंग्रेज तोपची ने लिखा था, उसने दोनों तरफ से जैक खेला और राजकुमार से कहा कि दिलीर खान उसका दुश्मन है, और दिलीर खान के पास गया और उससे कहा कि अगर वह औरंगाबाद आया तो राजकुमार उसे पकड़ लेगा। दिलीर को दी गई उसकी दुर्भाग्यपूर्ण सलाह ने तनाव को और बढ़ा दिया। इसके बाद इफ्तिखार राजकुमार के दरबार में लौट आया और झूठी गवाही दी कि दिलीर ने मई में मुंगी पट्टन पर हमला करने वाली मराठा सेना प्रताप राव के नेतृत्व में पर हमला करने के लिए दक्षिण की ओर कूच किया था। मुअज्जम ने बादशाह से शिकायत की कि दिलीर खान ने खुलेआम उसकी सत्ता का उल्लंघन किया है और खान की अफगान सेनाएं लोगों को लूटती थीं और उनके मार्ग में पड़ने वाले गांवों को लूटती थीं, और बाद के आरोप की पुष्टि पत्रकारों की रिपोर्टों से हुई। तब दिलीर दक्कन में अपनी स्थिति को असहनीय पाकर बिना अनुमति लिए शाही दरबार में वापस जाना चाहता था, लेकिन राजकुमार ने इस कदम को उत्तरी भारत में अशांति फैलाने की अपनी दुष्ट इच्छा बताया। दिलीर खान को आज्ञाकारिता के मार्ग पर वापस लाने के लिए शाही आदेश उसे मिले। राजकुमार ने दिलीर के साथ युद्ध के लिए एक सेना तैयार करने का निश्चय किया और बाहरी चौकियों से मुगल टुकड़ियों को अपने झंडे तले बुला लिया। दिलीर खान गोदावरी नदी के पार एक मराठा सेना का पीछा कर रहा था जब उसने शाही दरबार से एक फरमान के आने की खबर सुनी और उसका अर्थ समझ गया। उसका पूर्व संदेह और चिंता अब चिंता और घबराहट में बदल गई। हालांकि यह वर्षा ऋतु अगस्त का चरम था, नदियां उफान पर थीं और सड़कें कीचड़ से भरी थीं,
फिर भी उसने अपने तंबू और भंडार जला दिए और अपनी सेना के साथ घुड़सवारी करते हुए उत्तर की ओर भाग गया। जीवन के भय से रात और दिन का भेद न करते हुए वह नर्मदा नदी पर अकबरपुर के घाट पर पहुंचा और अपने घोड़ों को उफनती धारा के पार तैराते हुए कई लोगों को डूबते हुए खो दिया। वहां से वह मालवा की राजधानी उज्जैन के लिए रवाना हुआ ताकि इस यात्रा की थकान से कुछ दिन आराम कर सके। जैसे ही वह दक्षिण से रवाना हुआ, राजकुमार मुअज्जम और जसवंत ने सभी उपलब्ध मुगल सैनिकों के साथ उसका पीछा किया और शिवाजी से सहायता के लिए आने का आह्वान किया। दक्कन साम्राज्यवादियों के बीच गृहयुद्ध की अफवाहों से भरा हुआ था, जो इतनी भ्रामक थीं कि हम उन्हें विश्वसनीय नहीं मान सकते। दिलीर खान का पीछा करते हुए राजकुमार मुअज्जम ताप्ती नदी से 6 मील दूर चांगदेव दर्रे पर पहुंच गया। ताप्ती नदी पार करके खानदेश की राजधानी बुरहानपुर में प्रवेश करने का इरादा था, जहां दाऊद खान सूबेदार था। इस सूबेदार ने उसे अपनी सीमा पार करने से मना कर दिया और सशस्त्र प्रतिरोध के लिए तैयार हो गया। राजकुमार ने अपने सैनिकों को आगामी संघर्ष के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 1 महीने का वेतन वितरित किया। लेकिन इस अप्रत्याशित विरोध ने उसे कुछ समय के लिए रोक दिया। इसी दौरान सम्राट का एक पत्र आया जिसमें मुअज्जम को औरंगाबाद वापस जाने का आदेश दिया गया। सितंबर में राजकुमार के दुष्ट साथी जसवंत सिंह को उससे अलग कर दिया गया और अगले आदेश तक बुरहानपुर में तैनात कर दिया गया। क्योंकि इसी बीच गुजरात के गवर्नर बहादुर खान ने दिलीर खान को अपने संरक्षण में ले लिया था और बादशाह को दिलीर की वफादारी और पिछली सेवाओं की प्रशंसा करते हुए पत्र लिखा था, जिसमें बताया गया था कि कैसे जसवंत के अतार्किक विरोध और चुगलखोरों की झूठी बातों ने शहजादे का मन खान के प्रति मोड़ दिया था और सिफारिश की थी कि दिलीर को काठियावाड़ के फौजदार के रूप में उनके अधीन काम करने की अनुमति दी जाए। मुअज्जम के हिंदुस्तान की ओर रुख से बादशाह का संदेह और चिंता भी बढ़ गई थी। यह बिल्कुल 1657 में उनके अपने ही कदम जैसा लग रहा था। वास्तव में उस वर्ष उसकी अपनी स्थिति शाहजहां से कमजोर थी, क्योंकि शिवाजी के साथ युद्ध ने मुगल सेना के बड़े हिस्से को दक्कन में खींच लिया था और औरंगजेब के पास नौजवान भारत में अपने बेटों का सामना करने के लिए पर्याप्त सेना नहीं थी। राजकुमार के खेमे में चर्चा थी कि अगर वह आगे बढ़ता तो इससे पहले ही हिंदुस्तान का राजा बन जाता। सूरत की ओर भ्रमण मुअज्जम ने तुरंत अपने पिता के आदेश का पालन किया और सितंबर 1670 के अंत में औरंगाबाद लौट आया। इन आंतरिक संकटों ने मुगल सेनाओं को पंगु बना दिया और शिवाजी ने इस सुनहरे अवसर का भरपूर लाभ उठाया। हम देख चुके हैं कि कैसे उसने वर्ष के आरंभ में अपने कई किलों को पुनः प्राप्त कर लिया था। उसके घुड़सवार दल देश भर में घूमते रहे और दूर दूर तक लूटपाट करते रहे। मार्च में सूरत के अंग्रेजों ने लिखा, शिवाजी अब पहले की तरह चोर की तरह नहीं, बल्कि एक विशाल सेना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वह 30,000 सैनिकों को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा है। सूरत की दूसरी लूट। अप्रैल में बहादुर खान 5,000 घुड़सवारों के साथ सूरत आया ताकि शिवा के संभावित हमले से शहर की रक्षा की जा सके। अगस्त में झूठी अफवाहें फैली कि मुअज्जम, जो उस समय अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर रहा था, सूरत आ रहा है। इस शहर और किले पर कब्जा करने के लिए मुगलों ने बीजापुर के दरबार से शिवाजी के खिलाफ सेवा के लिए 12,000 घुड़सवारों की एक टुकड़ी और कोरिद्रुक के किले के लिए बंबई में अंग्रेजों से कुछ गोला बारूद की मांग की। लोग उत्सुक थे कि जब बारिश बंद हो जाएगी और फिर से अभियान शुरू करना संभव हो जाएगा तो साम्राज्यवादी क्या करेंगे। लेकिन शिवाजी ने हमेशा की तरह पहला प्रहार किया। 3 अक्टूबर को उन्होंने सूरत को दूसरी बार लूटा। सितंबर के दौरान वह कलियान में घुड़सवार सेना की एक बड़ी टुकड़ी इकट्ठा करता रहा, जाहिर तौर पर गुजरात पर आक्रमण करने के लिए। यह मामला इतना कुख्यात था कि 12 सितंबर को सूरत स्थित अंग्रेजों ने सही ही निष्कर्ष निकाला था कि वह शहर सबसे पहले उसी पर कब्जा करेगा और आने वाले खतरे को भांपते हुए हमने सूरत स्थित अपने सभी गोदामों से जो भी माल पहले से गठरी में बंधा हुआ था उसे खाली करने का सुविधाजनक समय निकाल लिया और उसे स्वाली भेज दिया। यहाँ तक कि उनकी पूरी परिषद अध्यक्ष गेराल्ड ओंगियर सहित अक्टूबर की शुरुआत में स्वाली में थी। फिर भी मुगल गवर्नर इतना लापरवाह था कि उसने शहर की रक्षा के लिए केवल 300 सैनिक ही रखे। 2 अक्टूबर को सूरत से 20 मील के भीतर 15,000 घुड़सवारों और पैदल सैनिकों के साथ शिवा के आगमन की लगातार खबरें आईं। शहर के सभी भारतीय व्यापारी और यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी भी उस दिन और रात के दौरान भाग गए। 3 तारीख को शिवाजी ने उस शहर पर हमला किया, जिसे हाल ही में औरंगजेब के आदेश पर चारदीवारी से घेर दिया गया था। थोड़े से प्रतिरोध के बाद रक्षक किले में भाग गए और मम्मा ने पूरे शहर पर अपना कब्जा कर लिया, सिवाय अंग्रेजी, डच और फ्रांसीसी कारखानों, फारसी और तुर्की व्यापारियों की विशाल नई सराय और अंग्रेजी और फ्रांसीसी घरों के बीच में स्थित तातार सराय के, जिस पर काशगढ़ के पूर्व राजा अब्दुल्ला खान का कब्जा था, जो अभी अभी मक्का की तीर्थ यात्रा से लौटे थे।
फ्रांसीसियों ने हमलावरों को मूल्यवान उपहारों के जरिए खरीदा। अंग्रेजी फैक्ट्री, हालांकि वह एक खुला घर था, स्टेनशम मास्टर ने 50 नाविकों के साथ उसकी रक्षा की और मराठों का इतनी जबरदस्त गोलाबारी से सामना हुआ कि उनके कई सैनिक मारे गए और अंग्रेजों को अकेला छोड़कर उन्होंने काशगर राजा की सरायों पर हमला कर दिया, जो फ्रांसीसी फैक्ट्री के बगल में स्थित कुछ रास्तों की लाभप्रद स्थिति से थीं, जिस पर फ्रांसीसियों ने उन्हें कब्जा करने दिया। तातारियों ने पूरे दिन कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन चौकी को असहनीय पाकर वे अपने राजा के साथ रात में किले में भाग गए और अपने घर को लूटने के लिए छोड़ दिया और उसकी बहुमूल्य संपत्ति, जिसमें एक सोने की टोकरी और औरंगजेब से मिले अन्य महंगे उपहार शामिल थे। तातार सरायों की सुरक्षित शरण से मराठों ने अगले दिन अंग्रेजी फैक्ट्री पर गोलाबारी करने की तैयारी की, लेकिन मुट्ठी भर अंग्रेजों के दृढ़ निश्चय ने उन्हें डरा दिया। एक उग्र वार्ता के बाद वे एक समझौते पर पहुंचे और अंग्रेजों को परेशान न करने पर सहमत हुए। डच गोदाम को छुआ नहीं गया। आक्रमणकारी की ओर से एक दूत आया और हमें आश्वासन दिया कि अगर हम चुप रहे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा और उसे आश्वासन दिया कि हम उसके पक्ष या विपक्ष में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नई सराय में तुर्कों ने सफलतापूर्वक अपना बचाव किया, जिससे हमलावरों को कुछ नुकसान हुआ। मराठों ने आराम से शहर के बड़े घरों को लूटा, भारी मात्रा में खजाना, कपड़ा और अन्य मूल्यवान सामान लूट लिया और कई जगहों पर आग लगा दी, जिससे लगभग आधा शहर जलकर राख हो गया। फिर वे सूरत के किले के पास पहुंचे और उस पर धावा बोलने की धमकी दी, लेकिन यह केवल एक प्रदर्शन था, क्योंकि वे घेराबंदी करने के लिए तैयार नहीं थे और दीवारों के पास जाने का साहस नहीं किया। तीसरे दिन 5 अक्टूबर उन्होंने फिर से अंग्रेजों के कारखाने के सामने प्रकट हुए और उसे जला देने की धमकी दी। शिवाजी और उनके सैनिक इस घर पर पहले हमले में अपने सैनिकों की मौत से बहुत क्रोधित थे और उन्होंने बदला लेने की मांग की, लेकिन उनके सेनापतियों में से जो समझदार था वह जानता था कि दूसरे हमले से और ज्यादा जाने जाएंगी और उनके अनुरोध पर 2 अंग्रेज एजेंट शहर के बाहर उनके तंबू में लाल कपड़े, तलवारों और चाकुओं के कुछ उपहार लेकर शिवाजी की सेवा में तैनात थे। मराठा राजा ने उनका बहुत ही विनम्रता से स्वागत किया, उन्हें बताया कि अंग्रेज और वह अच्छे दोस्त हैं और अपना हाथ उनके हाथों में देकर कहा कि वह अंग्रेजों के साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे। 5 अक्टूबर को लगभग दोपहर में शिवाजी अचानक शहर से पीछे हट गए। हालांकि कोई मुगल सेना आसपास नहीं थी या आने की कोई सूचना भी नहीं थी, लेकिन उनके पास पर्याप्त लूटपाट थी और उन्होंने खुद को सुरक्षित रखना ही समझदारी समझा। जब वे चले गए तो उन्होंने अधिकारियों और प्रमुख व्यापारियों को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि यदि वे उन्हें 12 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में नहीं देते हैं तो वे अगले वर्ष वापस आएंगे और शहर के शेष भाग को जला देंगे। शिवाजी के जाते ही सूरत के गरीब लोग जो कुछ बचा था उसे लूटने में लग गए, यहाँ तक कि कोई भी घर बड़ा या छोटा नहीं बचा था, सिवाय उन लोगों के जो अपने पहरे पर खड़े थे, जिन्हें लूटा नहीं गया था। यहाँ तक कि एस मास्टर के अधीन अंग्रेज नाविकों ने भी लूटपाट शुरू कर दी। सूरत के इस दुर्भाग्य के 3 दिनों के दौरान ताप्ती के पार उससे 10 मील पश्चिम में स्थित स्वाली मरीन का बंदरगाह भी खतरे से मुक्त नहीं था। वहां अंग्रेजों, डचों और फ्रांसीसियों ने अपने गोदाम और समुद्री जहाजों के लिए उतरने के स्थान बनाए थे। उन दिनों अंग्रेजी कारखाने के सभी सदस्य, उनका खजाना और यूरोप के लिए खरीदा गया अधिकांश माल यहीं रहता था। यहाँ शाही बंदर, बंदरगाह और सीमा स्वामी, काजी और सूरत के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी, हिंदू, मुस्लिम और अर्मेनियाई अंग्रेजों के पास शरण लिए हुए थे। शहर के कई धनी लोग भी सूरत के उत्तर में नदी के उस पार और स्वाली के पास के गांवों में भाग गए थे। 3 तारीख को खबर मिली कि शिवाजी नदी के उत्तर में 500 घुड़सवारों को गांवों को लूटने और इन धनी लोगों को पकड़ने के लिए भेजना चाहते हैं और यह आशंका थी कि वह स्वाली आकर सूरत के शरणार्थियों से आत्मसमर्पण की मांग कर सकते हैं और यूरोपीय व्यापारियों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। लेकिन वसंत ऋतु के आने से मराठों के लिए नदी पार करना असंभव हो गया और स्वाली सुरक्षित रहा। हालांकि वहां इतना ज्यादा आतंक था कि 3 तारीख को अंग्रेज फैक्ट्रियों ने अपना खजाना किनारे से हटाकर अपने एक जहाज पर रख लिया और अगले दिन अपना सारा ब्रॉडक्लॉथ, पारा, करल, मूंगा वगैरह जहाज पर लाद लिया, ताकि शिवाजी के किसी भी हमले से खुद को सुरक्षित रखा जा सके। 2 अन्य अंग्रेज जहाज जो रवाना होने वाले थे 10 अक्टूबर तक स्वाली में रोके रखे गए और उस समय तक मराठों के जिले से वापस चले जाने की उम्मीद थी। अंग्रेज फैक्ट्रियों ने जहाजों के बढ़ियों की मदद से समुद्री अहाते के एक छोर पर एक लकड़ी का चबूतरा बनाया और उस पर 8 तोपें लगा दी, ताकि कंपनी की संपत्ति की यथासंभव रक्षा की जा सके। अंग्रेजों के मर्दाना रवैये और मराठा सैनिकों को भगाने में उनकी सफलता ने देश के लोगों को बहुत प्रभावित किया। इन व्यापारियों को 1664 की लूट के दौरान अपने कारखाने की बहादुरी से रक्षा करने के इनाम के रूप में सम्राट से व्यापारिक विशेषाधिकार मिले थे। और अब सूरत के सबसे धनी व्यापारी हाजी सईद बेग के बेटे, जिसने स्वाली में शरण ली थी, ने सार्वजनिक रूप से शपथ ली कि वह अपने परिवार के साथ बंबई चला जाएगा। यह तथ्य कि सूरत में तीनों यूरोपीय कारखाने अछूते थे, जबकि बाकी सभी दुकानों और घरों को हमलावरों ने लूट लिया था,
स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा करता था। सूरत और शाही दरबार दोनों में 3 ईसाई राष्ट्रों द्वारा शिवाजी के यहाँ रहने के दौरान उनके साथ संधि करने की चर्चा थी, इसलिए विदेशी व्यापारियों को इस बार उस देश के शासक से कोई इनाम नहीं मिला। एक आधिकारिक जांच से पता चला कि शिवाजी सूरत से 66 लाख रुपए की लूट ले गए थे, अर्थात शहर से 53 लाख रुपए मूल्य की नकदी, मोती और अन्य वस्तुएं और नवल साहू, हरी साहू और सूरत के पास एक गांव से 13 लाख रुपए मूल्य की लूट। लेकिन सूरत के वास्तविक नुकसान का अनुमान मराठों द्वारा लूटी गई लूट से नहीं लगाया जा सकता था। भारत के सबसे समृद्ध बंदरगाह, इस बंदरगाह का व्यापार लगभग नष्ट हो गया था। शिवाजी के यहां से चले जाने के बाद कई वर्षों तक शहर में दहशत का माहौल बना रहता था। जब भी कोई मराठा सेना कुछ ही दिनों की दूरी पर आती थी या उनके आने की झूठी सूचना भी मिलती थी। ऐसे हर मौके पर व्यापारी जल्दी से अपना माल जहाजों पर चढ़ा लेते थे, नागरिक गांवों की ओर भाग जाते थे और यूरोपीय लोग स्वाली की ओर दौड़ पड़ते थे। सूरत से व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया था और अंतर्देशीय उत्पादक पश्चिमी भारत के इस सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान में अपना माल भेजने में हिचकिचा रहे थे। दूसरी लूट के बाद 1 महीने तक शहर इतनी बड़ी अव्यवस्था में था कि न तो कोई राज्यपाल था और न ही सरकार, और लगभग हर दिन शिव के वहां फिर से आने की अफवाहों से परेशान रहता था। 12 तारीख को, यानी उनके जाने के सिर्फ 1 हफ्ते बाद, फिर से अफवाह फैली कि वह 6000 घुड़सवारों और 10,000 पैदल सैनिकों के साथ लौट रहे हैं और वह लगभग 25 मील दूर पेंट पहुंच चुके हैं। तुरंत ही वहां से लोगों का पलायन शुरू हो गया और शहर एक व्यस्त बंदरगाह से एक मौत जैसे सन्नाटे वाले रेगिस्तान में बदल गया। तुर्की, अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारियों ने अपने कारखाने छोड़ दिए, लेकिन डच कुल 52 सैनिक झंडे लहराते और ढोल बजाते हुए अपने जहाज से अपने कारखाने की ओर बढ़े। यह जनवरी 1664 के अंग्रेजों के प्रदर्शन की उनकी विलंबित नकल थी, जब अंग्रेज राष्ट्रपति लगभग 200 सैनिकों के साथ शहर में मार्च करते हुए यह घोषणा कर रहे थे कि वह इन मुट्ठी भर सैनिकों के साथ शिवाजी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। नवंबर के अंत में और फिर लगभग 10 दिसंबर 1670 को फिर से भय व्याप्त हो गया और यूरोपीय व्यापारी अपने अपने हितों की रक्षा के उपाय खोजने के लिए एकत्रित हुए। स्वाली की भूमि आधारित सुरक्षा को चौटरी के उत्तरी किनारे पर एक दूसरे से सटाकर बनाया गया था और बंदरगाह या छेद के प्रवेश द्वार की सुरक्षा वहां एक जहाज तैनात करके की गई थी। अंग्रेज हर ऐसे भय के समय सूरत से अपना धन और सामान यहां ले जाते थे। जून 1672 में सूरत के रास्ते में रामनगर के कोली राज्य में मोरो पंथ के नेतृत्व में मराठा सेना की सफलता ने शहर को लंबे समय तक लगातार आतंकित रखा। मराठा सेनापति ने सूरत से खुलेआम चौथ की मांग की और धमकी दी कि अगर राज्यपाल ने भुगतान करने से इनकार किया तो उन्हें सजा दी जाएगी। फरवरी और अक्टूबर 1672, सितंबर 1673, अक्टूबर 1674 और दिसंबर 1679 में फिर से वही दहशत फैल गई। संक्षेप में, सूरत की व्यापारिक और वित्तीय समृद्धि का विनाश पूरी तरह से हो चुका था। वाणी का युद्ध, अक्टूबर 1670। सूरत के साथ मराठों के व्यवहार की कहानी समाप्त करने के बाद हम शिवाजी की अन्य क्षेत्रों में गतिविधियों की ओर मुड़ते हैं। राजकुमार मुअज्जम दिलीर खान का ताप्ती नदी के तट तक पीछा करके औरंगाबाद लौटा ही था कि उसे सूरत की लूट की खबर मिली। उसने तुरंत बुरहानपुर से दाऊद खान को बुलाया और उसे मराठा हमलावरों पर हमला करने के लिए भेज दिया। इस बीच शिवाजी सूरत छोड़कर बगलाना में प्रवेश कर चुके थे और मुल्हीर किले की तलहटी में बसे गांवों को लूट रहे थे। दाऊद खान ने अपना सामान औरंगाबाद वापस भेजकर हल्के हथियारों के साथ पश्चिम की ओर चंदौर की ओर कूच किया, एक ऐसा शहर जहां नासिक से बगलाना जाने वाली सड़क पहाड़ी श्रृंखला को पार करती है। जासूसों ने उसे खबर दी कि शिवाजी मुल्हीर से चल पड़े हैं और चंदौर से 10 मील पश्चिम में कंचनामंचना दर्रे से चंदौर श्रृंखला को पार करने का इरादा रखते हैं। लगभग रात 9 बजे चंदौर गांव किले के नीचे पहुंचकर दाऊद खान दुश्मन की गतिविधियों की खबर की पुष्टि करने के लिए इंतजार करने लगा। आधी रात को उसके जासूसों ने खबर दी कि शिवा पहले ही दर्रे से निकल चुका है और अपनी आधी सेना के साथ तेजी से नासिक जाने वाली सड़क पर चल रहा है, जबकि उसकी बाकी आधी सेना दर्रे पर छुटभयों को पकड़ने के लिए खड़ी है। दाऊद खान ने तुरंत अपना मार्च फिर से शुरू कर दिया। लेकिन सुबह लगभग 3 बजे चांद डूब गया और अंधेरे में मुगल सैनिक कुछ हद तक बिखर गए थे। इखलास खान मियाना, बीजापुर के पूर्व पठान सरदार अब्दुल कादिर बहलोल खान के पुत्र, मुगल अग्रिम पंक्ति की कमान संभाल रहे थे। सुबह सुबह एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए उन्होंने देखा कि दुश्मन नीचे मैदान में युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। जब उनके सैनिक ऊंटों पर लदे अपने कवच पहन रहे थे, तब उन्होंने खुद मुट्ठी भर अनुयायियों के साथ दुश्मन पर बेतहाशा हमला कर दिया। मकाझा का पिछला रक्षक दल, जो लगभग 10,000 सैनिकों का था और प्रताप राव गुर्जर, अश्व सेनापति व्यंकोजी दत्तो और मकाजी आनंदराव शाहजी भोसला के पुत्र जैसे प्रतिष्ठित सेनापतियों के हाथों पराजित हो गया। इखलास खान शीघ्र ही घायल हो गया और उसके घोड़े भी नहीं बचे।
कुछ समय बाद दाऊद घटनास्थल पर पहुंचा और राय मकरंद तथा कुछ अन्य अधिकारियों को सेना को सुदृढ़ करने के लिए भेजा, जबकि उसने अपने हाथियों, झंडों और नगाड़ों को नालों से घिरे एक उजड़े हुए गांव में छोड़ दिया और आदेश दिया कि जब वे ऊपर आए तो वह अपना शिविर और पिछला रक्षक दल वहीं रोक ले। घंटों तक एक अड़ियल और खूनी युद्ध चलता रहा। संग्राम खान गोरी और उसके रिश्तेदार घायल हो गए और मुगलों की ओर से कई लोग मारे गए। मराठे दक्कन के बर्गियों की तरह साम्राज्यवादियों के चारों ओर मंडराते हुए लड़े, लेकिन मुगल सेना की बुंदेला पैदल सेना ने अपने प्रचुर आग्नेयास्त्रों से दुश्मन को रोके रखा। दाऊद खान ने स्वयं युद्ध में प्रवेश किया, अपने तोपखाने से दुश्मन को खदेड़ा और घायल इखलास खान को बचाया। इस बीच मैदान के दूसरे हिस्से में मीर अब्दुल माबूद डिवीजन तोपखाने के दरोगा, जो मुख्य सेना से जमीन में एक तह द्वारा अलग हो गए थे, पर हमला हुआ। वह अपने एक बेटे और कुछ अनुयायियों के साथ घायल हो गए, जबकि एक और बेटा और कई सैनिक मारे गए और उनके झंडे और घोड़े दुश्मन द्वारा छीन लिए गए। दोपहर के समय युद्ध में शांति छा गई। उस समय दाऊद खान के पास 2000 से भी कम सैनिक थे, जबकि मराठों की संख्या उनसे 5 गुना अधिक थी। शाम को उन्होंने फिर से उन पर हमला किया, लेकिन स्पष्टतः तोपखाने द्वारा उन्हें पीछे खदेड़ दिया गया। रात में मुगल शरद ऋतु के आकाश के नीचे डेरा डाले हुए थे, उनका शिविर गढ़ लिया गया था और वे मृतकों को दफनाने और घायलों की देखभाल करने में लगे हुए थे। मराठे बिना किसी और विरोध के कोंकण की ओर पीछे हट गए। यह युद्ध अक्टूबर 1670 के अंत में वाइडिंडोरी उपखंड में लड़ा गया था। इस युद्ध ने मुगल शक्ति को 1 महीने से भी ज्यादा समय तक बेअसर कर दिया। युद्ध के अगले दिन दाऊ खां अपनी बची हुई सेना के साथ नासिक की ओर कूच कर गया और वहां 1 महीने तक रुका, जाहिर तौर पर अपनी ताकत बढ़ाने और कोंकण से ताल दर्रे से आने वाले रास्ते पर नजर रखने के लिए। घायलों को औरंगाबाद भेज दिया गया। नवंबर के अंत में वह अहमदनगर वापस चला गया, लेकिन दिसंबर के अंत में चंदोर पर्वतमाला में मराठा गतिविधि के पुनरुत्थान के कारण उसे अपने अंतिम युद्ध स्थल पर वापस बुला लिया गया। बरार और बगलाना पर छापा। फिलहाल हम नवंबर 1670 के पूरे महीने और सूरत से लौटने के बाद दिसंबर 1670 के कुछ हिस्से में समुद्र और पश्चिमी तट पर शिवाजी की गतिविधियों का जिक्र करेंगे। दिसंबर की शुरुआत में प्रताप राव के नेतृत्व में मराठा सेना ने खानदेश पर धावा बोला। तेजी से आगे बढ़ते हुए उन्होंने बुरहानपुर, खानदेश की राजधानी से 2 मील दूर बहादुरपुरा गांव को लूट लिया, लेकिन जसवंत सिंह की चेतावनी के कारण, जो पिछले सितंबर से वहां तैनात थे, उस शहर के पास नहीं पहुंच पाए। बरार पहुंचते ही, जब उन्हें कम से कम उम्मीद थी, उन्होंने समृद्ध शहर करिंजा पर हमला किया और उसे पूरी तरह लूट लिया। यहां से 4000 बैलों और गधों पर लूट का माल लदा हुआ था, जिसमें 1 करोड़ रुपए मूल्य का बढ़िया कपड़ा, चांदी और सोना शामिल था। इस जगह के सभी अमीर लोगों को फिरौती के लिए ले जाया गया। उनमें से केवल सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ही महिला के भेष में बच निकला। अन्य नगरों से भी प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त हुआ। आधी सदी से भी अधिक समय की शांति और समृद्धि से संचित धन के साथ उस समृद्ध प्रांत ने लुटेरों को उनके इस पहले हमले में एक कुंवारी भूमि प्रदान की। एक सेना, जिसकी संख्या 20,000 बताई जाती है, ने औसा के पड़ोस को लूटा और चौथ वसूल किया, लेकिन वे किले पर हमला किए बिना ही भाग गए। करिंजा और नंदुरबार के पड़ोस में मराठों ने भयभीत लोगों से भविष्य में उन्हें राजस्व का 1/4 चौथ देने का लिखित वादा लिया। मुगलों ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। बरार का गवर्नर खान-ए-इस्माद हमलावरों को रोकने के लिए बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा और वह देवगढ़ पहुंचकर रुक गया। खानदेश के गवर्नर दाऊद खान अहमदनगर के पास अभियान पर थे, जबकि उनके बेटे अहमद खान, जो बुरहानपुर में उनके डिप्टी के रूप में कार्यरत थे, महाराजा जसवंत सिंह के साथ खुलेआम युद्ध कर रहे थे, जो राजकुमार के खर्चों के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने खानदेश के खजाने से 5 लाख की मांग की थी। दाऊद खान के बेटे ने जवाब दिया कि अगर महाराजा औरंगजेब का आदेश प्राप्त कर सकें तो वह उन्हें 20 लाख भी देंगे, वरना 1 पैसा भी नहीं, जिस पर जसवंत ने शहर लूटने की धमकी दी। F.R. सूरत 105 बॉम्बे से सूरत 5 फरवरी 1671 अंकाई टंकई के पास अपने शिविर से दाऊद खान बुरहानपुर की ओर तेजी से बढ़ा। फरदापुर के पास पहुंचकर उसने सुना कि बरार से लौट रहे मराठे बुरहानपुर से मुड़कर बगलाना की ओर चल पड़े हैं। खानदेश की राजधानी की स्थिति भी 1 जनवरी 1671 को एक नए सर्वोच्च सेनापति महाबत खान के वहां पहुंचने से बच गई, जो शहर छोड़ते समय जसवंत को अपने साथ ले गया। फरदपुर से दाऊद खान पश्चिम की ओर मुड़ा और मराठों के पीछे पीछे बगलाना में प्रवेश किया। जब प्रताप राव बरार में करिंजा को लूट रहे थे, मोरू त्रिम्बक पिंगले के नेतृत्व में एक और मराठा दल पश्चिमी खानदेश और बगलाना को लूट रहा था, और अब ये दोनों दल सलहेर के पड़ोस में एकजुट हो गए थे। उन्होंने मुल्हेर के पहाड़ी किले के नीचे के गांवों को लूट लिया था और सलहेर पर घेरा डाल दिया था। दाऊद खान लगभग 8 बजे मुल्हेर के पास पहुंचा, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि उसका अधिकांश शिविर और सेना पीछे रह गई थी।
खान ने अपने सैनिकों से अगली सुबह सलहेर पर घेरा खोलने के लिए प्रस्थान करने का आग्रह किया। वह स्वयं सूर्योदय से पहले निकल पड़ा, लेकिन उसके अधिकांश सैनिक अभी तक नहीं पहुंचे थे और जो थोड़े बहुत उसके साथ आए थे वे बिखर गए थे। वे अपने सरदार के साथ फिर से कूच करने के बजाय खाना पकाने या शिविर में आराम करने में व्यस्त हो गए। रास्ते में दाऊद खान को पता चला कि सलहेर पर मराठों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए वह निराश होकर मुल्हिर लौट आया और कुछ देर रुकने के बाद चंदोर पर्वतमाला में कंचना मंचना के पास अपने नए अड्डे पर वापस लौट आया। शिवाजी ने सलहेर पर 20,000 घुड़सवार और पैदल सैनिकों की सेना तैनात कर दी थी और एक दिन जब उन्हें पता चला कि सेना सतर्क नहीं है तो उन्होंने रस्सी की सीढ़ियों के सहारे दीवार फांद ली। किलादार फतहुल्लाह खान लड़ते हुए मारा गया और उसकी पत्नी के भाई ने किला दुश्मन को सौंप दिया। यह लगभग 5 जनवरी 1671 को हुआ। मराठों की सफलता जारी रही। उन्होंने प्रांत के अन्य किलों जैसे मुल्हिर, चौरागढ़ और तालुलगढ़ पर भी खतरा मंडराने लगा। उनके घुमंतू गिरोहों ने बगलाना के फौजदार नेकनाम खान, जिसका मुख्यालय मुल्हिर में था, की अनाज की आपूर्ति काट दी। उन्होंने चंदोर पर्वतमाला के सबसे ऊंचे पहाड़ी किले धोडप की भी घेराबंदी कर दी। 1670 से 71 की सर्दियों में शिवाजी से महोबा के दिवंगत सरदार चंपत राय बुंदेला के पुत्र छत्रसाल का आगमन हुआ। यह युवक जयसिंह की सिफारिश पर शाही सेना में शामिल हुआ था, लेकिन गोंड देश पर मुगल आक्रमण में अपनी सेवाओं के लिए उसे अपर्याप्त प्रतिफल मिलने से वह असंतुष्ट था। इसलिए उसने शिकार के बहाने मुगल शिविर छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ अस्पष्ट और घुमावदार रास्तों से महाराष्ट्र की एक साहसिक यात्रा की। उसने सम्राट के विरुद्ध शिव के अधीन सेवा करने की पेशकश की। शिवाजी ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया, उनकी वीरता की प्रशंसा की, किंतु उन्हें बुंदेलखंड में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने की सलाह देते हुए वापस भेज दिया। उन्होंने कहा, महान सेनापति, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और उन्हें परास्त करो। अपनी जन्मभूमि को पुनः प्राप्त करो और उस पर शासन करो। अपने ही राज्य में शत्रुता आरंभ करना उचित है, जहां तुम्हारी ख्याति के अनेक अनुयायी बनेंगे। जब भी मुगल आप पर आक्रमण करने का इरादा करेंगे, मैं सक्रिय सहयोग से उनका ध्यान बंटा दूंगा और उनकी योजनाओं को विफल कर दूंगा। समकालीन इतिहासकार भीमसेन हमें बताते हैं कि छत्रसाल निराश होकर रायगढ़ से लौटे, क्योंकि उन्हें दक्कनी दरबार की प्रांतीय भावना अनुकूल नहीं लगी और शिवाजी ने अपने विश्वासपात्रों में कभी भी उत्तरी भारत के किसी व्यक्ति को उच्च पद नहीं दिया।